नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज राष्ट्र की बात में बात होगी ट्विटर पर हुई कानूनी कार्रवाई की। दरअसल ट्विटर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। अब से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा हिंदुस्तान में कि ट्विटर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो, कानूनी क्रिमिनल केस हुआ हो। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने एक बुजुर्ग के साथ मारपीट और अभद्रता किए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद यह एक्शन लिया है। पूरा मामला आपको समझा देते हैं। गाजियाबाद में ट्विटर इंडिया और 9 लोगों पर यह एफआईआर की गई है। एक एक करके आपको बताते हैं कि आखिर यह माजरा क्या है जो पूरे सोशल मीडिया पर, पूरे हिंदुस्तान में सियासी संग्राम छिड़ गया है। कुल 9 लोगों पर यह एफआईआर हुई है, जिसमें ट्विटर भी शामिल है। और इस एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि ट्विटर ने और इन 9 लोगों ने फेक न्यूज फैलाया, धार्मिक भावनाएं भड़काई। और जो 9 लोग हैं ट्विटर समेत, उसमें कुछ पत्रकार भी शामिल हैं, कई कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं। और संगीन धाराओं में यह मामला दर्ज किया गया है। धारा 153 है, 153 ए है, 295 ए है, 505 है, 120 बी है और 34 है। धार्मिक भावनाएं भड़काने, माहौल खराब करने, साजिश, ये सारी की सारी धाराएं इस एफआईआर में दर्ज की गई हैं। इन धाराओं के तहत जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। धारा 153 और 153 ए के तहत जुर्माने के साथ 6 महीने से 1 साल तक की कैद की सजा भी हो सकती है। इन धाराओं की अहमियत आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पहली बार है जब कोई कानूनी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, कोई क्रिमिनल केस ट्विटर पर हुआ है और एक साथ इतने सारे पत्रकारों और कांग्रेस नेताओं पर हुआ है। 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा हो सकती है इन लोगों को, जिनके नाम इस एफआईआर में है। कई कांग्रेस के नेता भी इसमें शामिल हैं, कई पत्रकार इसमें शामिल हैं, एक न्यूज पोर्टल भी है और ट्विटर का भी नाम है। एफआईआर में ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर का नाम है। कुछ एक पत्रकार हैं जैसे राना अय्यूब हैं, न्यूज वेबसाइट है द वायर, कांग्रेस नेता हैं सलमान निजामी, इसके अलावा छात्र नेता हैं मस्कूर उस्मानी, कांग्रेस की नेता हैं शमा मोहम्मद, वरिष्ठ पत्रकार हैं सबा नकवी। इसके अलावा ट्विटर, आईएनसी यानी ट्विटर पूरी कंपनी और ट्विटर इंडिया, इनके भी नाम इस एफआईआर में शामिल है। ये देखिए, ऊपर एक एक करके आपको सारे नाम भी दिखा रहा हूं। दरअसल सोमवार को गाजियाबाद में एक बुजुर्ग शख्स का वीडियो वायरल हुआ था। यह वीडियो भी आप देख सकते हैं। एक मुस्लिम बुजुर्ग शख्स हैं जिनके साथ बेरहमी से पिटाई की जा रही है। और यह शख्स देखिए हाथ जोड़ रहे हैं, मुझे मारिए मत। उनकी दाढ़ी काटी जा रही, पर जो पीटने वाले हैं आरोपी, वो उनकी एक नहीं सुनते, बेरहमी से पिटाई करते हैं। अब जो एफआईआर गाजिया पुलिस ने दर्ज की है, उसमें आरोप यह लगाया है कि इस वीडियो को गलत तरीके से ट्विटर पर पेश किया गया। इसकी साउंड म्यूट कर दी गई, इसकी आवाज म्यूट कर दी गई और यह कहा गया इन लोगों की तरफ से कि जो मारने वाले हैं वो इस पीड़ित शख्स से कह रहे हैं जय श्री राम का नारा लगाओ वरना और मारेंगे। अब गाजियाबाद पुलिस ने अपनी जांच की और यह पाया कि इसमें धर्म का कोई एंगल नहीं था। जितने भी आरोपी हैं इस एफआईआर में, उन्होंने ट्विटर पर यह वीडियो शेयर किया था और यह आरोप लगाया था कि इस पीड़ित से जय श्री राम का नारा लगाने को कहा गया था और इसीलिए इसकी पिटाई कर दी गई। इसको लेकर कई न्यूज वेबसाइट्स ने भी इसी तरह की खबर छाप दी। राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ पत्रकारों ने भी इस खबर को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर कर दिया और इसी तरह शेयर कर दिया कि इस शख्स की पिटाई इसलिए की जा रही है क्योंकि पीटने वाले चाहते थे कि जय श्री राम का नारा लगाएं। राहुल गांधी ने एक वेबसाइट की खबर शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा था, वो भी आपको दिखा देता हूं। बुजुर्ग के साथ मारपीट पर जो राहुल गांधी ने कहा था, वो कह रहे हैं मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज और धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। घटना का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने एक्शन लिया, जांच हुई। गाजियाबाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, जिसमें पता चला पीड़ित बुजुर्ग का नाम अब्दुल समद है, ताबीज बनाने का काम करते हैं। 5 जून को वो अपने ताबीज के सिलसिले में ही
लोनी के बंथला इलाके में परवेश गुज्जर के घर गए थे। यहां कुछ विवाद हो गया तो परवेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर अब्दुल समद की पिटाई कर दी और जैसा आप देख रहे हैं दाढ़ी भी काटी है, बाकायदा कैंची लेकर। अब जब जांच में पता चला कि क्यों यह मारपीट हुई और इसमें कौन कौन शामिल थे, तो गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक इसमें परवेश के अलावा आरिफ, आदिल और मुशाहिद नाम के युवक भी शामिल थे इस मारपीट में। यह गाजियाबाद पुलिस का कहना है। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी परवेश और उसके अलावा 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक आबिद नाम का शख्स भी है। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि गाजियाबाद पुलिस ने पहले जांच में इस वीडियो को फेक पाया। मतलब वीडियो तो सही है, यह घटना हुई है, मारपीट हुई है, लेकिन इस वीडियो को जिस तरह ट्विटर पर कुछ लोगों ने शेयर किया उसे फेक पाया, साजिश माना उसे और एफआईआर दर्ज कर ली, जिसमें ट्विटर के खिलाफ भी एफआईआर हो गई है। अब भारत में ट्विटर को पहले जो कानूनी संरक्षण दिया था सरकार ने, आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत, उसे खत्म कर दिया गया है। अब से पहले इस तरह के वीडियो, इस तरह के ट्वीट्स पर ट्विटर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी, क्योंकि जैसा मैंने बताया सरकार ने जो आईटी एक्ट का सेक्शन 79 है उसके तहत ट्विटर को एक इंटरमीडिएरी का दर्जा दिया हुआ था, मध्यस्थ का दर्जा दिया हुआ था, जिसमें कौन क्या लिखता है उसके लिए जिम्मेदारी ट्विटर की नहीं होती थी। लेकिन अब यह सारा सब कुछ बदल गया है, क्योंकि सरकार ने नए आईटी रूल्स, नई आईटी गाइडलाइन जो जारी की हैं, ट्विटर ने उन्हें मानने में अभी तक कोताही बरती है, नानुकर किया है, उसे टालने की कोशिश की है। अब इसीलिए सरकार ने ट्विटर का यह इंटरमीडिएरी का दर्जा खत्म कर दिया है। अब वो एक पब्लिशर बन गया है और पब्लिशर की हैसियत से अगर कोई ट्विटर पर कोई भड़काऊ कंटेंट डालता है तो उसके लिए ट्विटर पर भी कार्रवाई हो सकती है। उसके एमडी को बुलाया जा सकता है, ट्विटर इंडिया के अधिकारियों को बुलाया जा सकता है, उन पर एक्शन हो सकता है। ट्विटर को लेकर सरकार अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल नरमी के मूड में नहीं है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर खुलकर आज सवाल खड़े कर दिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कई मौके दिए जाने के बाद भी ट्विटर ने नए आईटी एक्ट का, नए नियमों का, गाइडलाइंस का पालन नहीं किया। साथ ही उन्होंने ट्विटर को चेतावनी देते हुए कहा अगर कोई विदेशी कंपनी मानती है कि भारत में खुद को आजादी की आवाज देने के तौर पर वो पेश करे या फ्री स्पीच का झंडा उठाकर देश के कानून का पालन करने से बचे, तो ये हो नहीं सकता है। जरा सुनिए क्या बोले आज रविशंकर प्रसाद। कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्विटर एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म है। इस मामले का साधारण फैक्ट ये है कि ट्विटर 26 मई से लागू हुए मध्यस्थ दिशा निर्देशों का पालन करने में सफल रहा है। इन गाइडलाइंस का पालन करने के लिए ट्विटर को कई मौके दिए गए, लेकिन उसने जानबूझकर इनका पालन नहीं किया है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ट्विटर देश के कानून की तरफ से अनिवार्य प्रक्रिया का पालन करने से इनकार करके यूजर्स की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाता। इसके अलावा ये फ्लैग करने की नीति चुनता है और मीडिया में हेरफेर करता है। यूपी में जो हुआ उसने फेक न्यूज से लड़ाई में ट्विटर का मनमाना रवैया दिखा दिया। ट्विटर अपने फैक्ट चेकिंग मैकेनिज्म को लेकर काफी उत्साहित रहा है, लेकिन यूपी जैसे कई मामलों में उसका एक्शन न लेना हैरान करता है। ये दिखाता है कि फेक न्यूज से उसकी लड़ाई में अस्थिरता है। भारतीय कंपनियां, चाहे वो फार्मा हो या आईटी या अन्य, जो भी अमेरिका या अन्य विदेशी देशों में व्यापार करने जाती हैं, वो अपनी इच्छा से वहां के कानूनों का पालन करती हैं। फिर ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म दुर्व्यवहार और दुरुपयोग के शिकार लोगों को आवाज देने के लिए बनाए गए भारतीय कानूनों का पालन करने में अपनी इच्छा क्यों नहीं दिखा रहे। अगर कोई विदेशी कंपनी मानती है कि वो भारत में खुद को आजादी की आवाज देने के तौर पर पेश कर या फ्री स्पीच का झंडा उठाकर देश के कानून का पालन करने से बच सकते हैं, तो ऐसे प्रयास गलत है। यानी सरकार अब और समय ट्विटर को देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, नए आईटी रूल्स के अनुसार अब ट्विटर ने भारत में अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी को नियुक्त कर दिया है। 3 अधिकारी नियुक्त करने थे, बार बार समय मांगती रही ट्विटर सरकार से। अब खबर आ रही है सूत्रों से कि उसने वो अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। बहरहाल ट्विटर पर एक्शन हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो गई है। ऐसे में आज राष्ट्र की बात में हमारा सवाल बड़ा सीधा है। आ गया ट्विटर एफआईआर के नीचे, कानून के नीचे, और अफवाह फैलाने वाले अब जाएंगे जेल। इसी पर बहस करेंगे, लेकिन मेहमानों से परिचय कराऊं उससे पहले जरा सुन लीजिए कैसे आज
ट्विटर के खिलाफ ये एफआईआर और बुजुर्ग की मारपीट का ये वीडियो कैसे आज महाभारत का विषय बन गया है, देखिए। इस पैंडेमिक के दौर में जब हमने कोलैप्स होते हुए देखा, सिस्टम कह लीजिए, गवर्नमेंट कह लीजिए, उसमें सरकार की प्राथमिकताओं में ट्विटर पे नकेल कसना है। अभी तो G7 का एक रेजोल्यूशन पर प्रधानमंत्री जी ने भी हस्ताक्षर किए थे, एंडोर्स किया था। क्या संदेश दुनिया को दे रहे हैं? मुख्यमंत्री जी को अपने संयत रहना चाहिए। राहुल गांधी जी ने जो कहा है, मैं उसका समर्थन करते हुए ये कहना चाहता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, जो बयान आता है उनकी जांच हो और फैसला अदालत को करने दिया जाए। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उसकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी होती है और उसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती, ये तय है। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से नेहा जोशी आ गई हैं, पार्टी की युवा नेता हैं और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह को आप देख पा रहे हैं, अखिलेश जी भी काफी युवा हैं, मन से, दिल से। आशुतोष आ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। आशुतोष की एज मुझे पता है, मैं बताऊंगा नहीं। आज 3 युवा नेता मेरे साथ हैं और एक युवा नेता बस जुड़ने वाली हैं, युवा लेखक और एनालिस्ट कह लीजिए, शुभ्रस्ता, बस थोड़ी देर में आपको दिखाई देंगी। मामला गंभीर है, बहुत गंभीर इसलिए है क्योंकि अब से पहले आशुतोष ऐसा कभी नहीं हुआ कि ट्विटर के अमेरिका में बैठे अधिकारियों, उनकी कंपनी और हिंदुस्तान में बैठे उनके अधिकारियों पर ऐसा केस हुआ। और ऐसी मांग हर तरफ से की जा रही थी। ऐसा नहीं है कि जो राइट विंग है या सरकार का समर्थक पक्ष है वही कह रहा था, जो सरकार का विरोधी पक्ष है वो भी यही कहता था कि ट्विटर का रवैया भेदभावपूर्ण रहता है, शिकायतों पर सुनवाई नहीं होती है, ऐसे ही एक्शन ले लिया जाता है। तो इसको तो अब जबकि यह साबित हो गया है कि जो उस बुजुर्ग की मारपीट हुई है उसमें धर्म का एंगल नहीं था, तो क्या यह एफआईआर सही नहीं है आशुतोष? मानक, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर देश का कोई कानून है तो उस कानून को मानने के लिए उस देश की परिधि में काम करने वाला हर शख्स, हर इंस्टीट्यूशन उसके लिए बाध्य है। तो ट्विटर ये नहीं कह सकता कि मैं इस देश का कानून नहीं मानूंगा या मैं इस देश के कानून को नहीं मानता हूं। हाँ। अगर नहीं मानेंगे तो भारत सरकार और उसका जो कानून व्यवस्था है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो उस पर मुझे कोई विशेष टिप्पणी नहीं करनी है। उनको जो अगर ये ट्विटर और भारत सरकार के बीच में है, सरकार के हिसाब से उन्होंने कार्रवाई नहीं की है, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और वो कार्रवाई अपने आप में कानून के दायरे में ठीक भी है। दूसरा सवाल, अब मैं एक दूसरा सवाल पूछना चाहूं। मैं ये कहता हूं कि मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया ये अखबार है। इस अखबार में स्पष्ट तौर पर उस जो समद है उनके बेटे का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि दरअसल मेरे ये तावीज को लेकर ये सारा हंगामा हो रहा है। हम लोग तो तावीज, हमारी पीढ़ियां तावीज बेचती नहीं है, ये काम तो हम बढ़ई क्या करते हैं। द पुलिस नैरेटिव इज कंकॉक्टेड, वी हैव नथिंग टू डू विद द मैजिक ऑफ तावीज, वी आर सैफी एंड हैव बीन वर्किंग एज कारपेंटर फॉर जनरेशंस। यानी वो बढ़ई का काम करते हैं। अब ये वर्जन उनके परिवार का है, तो मैं ये कैसे मान लूं कि पुलिस जो बात कह रही है वो पुलिस पूरी तरीके से सही कह रही है? या तो इसका मतलब सच्चाई पुलिस के वर्जन में और परिवार के वर्जन में कहीं ना कहीं बीच में है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, संघ परिवार, इनकी क्या प्रतिक्रिया होती है अगर ये बुजुर्ग शख्स जिनकी दाढ़ी काटी गई है, अगर उनका नाम समत की जगह अगर उनके नाम के आगे सारस्वत लगा होता या उनके नाम के आगे सुरेश लगा होता और तब ये वीडियो वायरल होता जहां उनकी दाढ़ी काटी जा रही है, उनके साथ पिटाई की जा रही है, तब किस तरीके की प्रतिक्रिया होती? मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज पर जिन लोगों ने पिटाई की है उनकी गिरफ्तारी करके उनको जेल भेज दिया गया है आशुतोष। और यह भी बात छिपाई गई, कहा यह जा रहा है पुलिस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से कि जिन लोगों ने पिटाई की इस शख्स की, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू शामिल थे, उसमें मुस्लिम शख्स भी शामिल थे। और जय श्री राम का जो हवाला दिया गया वैसा कुछ वीडियो में है ही नहीं, उसे म्यूट करके दिखाया गया, शेयर किया गया, यानी भ्रामक वीडियो, उसे भ्रामक तरीके से पेश किया गया। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये पुलिस का वर्जन है। मैंने आपको बताया कि जो परिवार का वर्जन है वो बिल्कुल अलग है। हाँ। जब एक तथ्य जो पुलिस ने दिया, वो तथ्य अगर पूरी तरीके से गलत साबित होता जैसा कि परिवार कह रहा है, मुझे नहीं मालूम क्या है। पुलिस का कहना है कि तावीज का झगड़ा था, परिवार कहता है हमारा तावीज से कोई लेना देना नहीं है, ये उनका बेटा कह रहा है, और हम लोग तो बढ़ई है और पीढ़ियों से बढ़ई है। अब दूसरा सवाल इस बात को लेकर यह कि जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनमें मैं व्यक्तिगत तौर पर 3-4 लोगों को जानता हूं और मैं ये कह सकता हूं कि वो समाज के बड़े सम्मानित लोग हैं
समाज के अंदर घृणा फैलाने का कोई काम नहीं करते हैं। सबा नकवी को अगर आपको लगता है कि वो घृणा फैलाने का काम करती हैं, राणा अय्यूब अगर घृणा फैलाने का काम करती हैं, तो फिर एक पूरी जमात है फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, जो सुबह से शाम तक कभी रोहिंग्या का वीडियो प्रचारित करते हैं, कभी बांग्लादेश का वीडियो प्रचारित करते हैं, कभी पालघर के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं और उसके बाद घृणा का, नफरत का व्यापार करते हैं। आशुतोष, इसीलिए तो कहते हैं कि ये नए आईटी गाइडलाइंस आज समय की जरूरत है। इसीलिए तो सरकार कह रही है कि ये सबके लिए खोल देना चाहिए। सारी कंपनियों के ऑफिसर्स नियुक्त हो गए, जिसको जिस वीडियो से, पोस्ट से दिक्कत हो उसकी शिकायत कर दे, 24 घंटे में उसका निपटारा हो जाए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे। कौन सा वीडियो हटाना है, नहीं हटाना है, किसने शिकायत की, क्यों नहीं हटाया, सब पब्लिक में आ जाए। क्या दिक्कत है इसमें? मानक, अभी हम आप फेसबुक अपने अकाउंट खोलते हैं और आप फेसबुक पर देख लीजिए कितने तरीके की नफरत की बातें वहां की जाती हैं। ट्विटर पे कितने तरीके की नफरत की बातें की जाती हैं, उनमें से कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, मैं ये जानना चाहता हूं। ऑल्ट न्यूज जो नहीं तो आशु, यही तो मैं भी कह रहा हूं, अभी तक नहीं होती थी, पर ये तब तो कार्रवाई तब होगी ना जब इसको सबके लिए खोल दिया जाए और ये लोग जवाबदेह बन जाए। मानक, ये बिल्कुल जैसा दिख रहा है वैसा मामला नहीं है। ये पूरी तरीके से जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही काम होना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि अगर सबा नकवी इस देश के अंदर घृणा फैलाती हैं तो आशुतोष भी घृणा फैलाते हैं। अगर है गिरफ्तार तो मुझे गिरफ्तार कर लो आप सबा नकवी को, राणा अय्यूब को, अगर आपको लगता है कि ये लोग घृणा फैला रहे हैं, जो जिम्मेदार पत्रकार हैं, जिनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति है, आप उनका नाम एफआईआर में लेकर आए, इसका मतलब आपकी मंशा कुछ और है, आप कुछ और करना चाहते हैं। आपकी नजर में जो है कुछ और नैरेटिव चलना चाहते हैं। वो लोगों के खिलाफ जो ऑल्ट न्यूज, जो फैक्ट चेकर है, जिसने न जाने कितनी बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गलत फैक्ट को, वीडियोस को जो ट्वीट किए गए, उनको पकड़ा है, लोगों के सामने सच्चाई रखी है, उनके खिलाफ कार्रवाई कभी नहीं हुई आज तक। तो सबा नकवी के खिलाफ आप कार्रवाई करके उनको जेल भेज दीजिए। नेहा जोशी बोलिए। मैं जरा अभी वो वीडियो भी फिर से दिखा रहा हूं, जिस मुस्लिम बुजुर्ग शख्स की पिटाई हुई है, बेरहमी से पिटाई हुई है, इतनी बेरहमी से मारा गया है, कोई इंसान नहीं कर सकता। कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन सबके खिलाफ होनी चाहिए जिन्होंने मारपीट की है। अभी दिखा रहा हूं वीडियो और पुलिस का वर्जन भी सुनाऊंगा। लेकिन नेहा जोशी बताइए, क्या जरूरत है वाकई, जब दो अलग अलग वर्जन हैं, इतनी जल्दबाजी क्या है कार्रवाई करने की? धन्यवाद मानक जी। नमस्कार मेरे सभी साथी पैनलिस्ट को। एक मिनट के लिए मैं मान लेती हूँ कि आशुतोष जी जो कह रहे थे, आशुतोष जी तो जर्नलिस्ट रहे हैं और उनको न्यूज और व्यूज में क्या फर्क होता है ये अच्छी तरह समझ में आता है। तो एक मिनट के लिए मैं मान लेती हूँ कि अब्दुल समद सैफी जी के साथ जो उस रात हुआ, जो अपराधी हैं कल्लू, पोली, आदिल, आरिफ, मुशाहिद और प्रवेश, एक मिनट को मैं मान लेती हूं कि जो वर्जन पुलिस दे रही है वो सच नहीं है। एक मिनट के लिए मान लेते हैं बात। एक मिनट के लिए हम ये भी मान लेते हैं कि जैसा आशुतोष जी या सबा नकवी या और भी राणा अय्यूब और ये सब बोल रहे थे कि हेट क्राइम का जो एक प्रोपेगेंडा इन्होंने करने की कोशिश की थी वो सच है। क्या किसी भी जिम्मेदार पत्रकार की, इन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही कि कहा कि ये सब जिम्मेदार लोग हैं, सम्मानित लोग हैं समाज के। तो एक एवरेज फेसबुक यूजर सोनू, मोनू, लल्लू, कल्लन जो कहीं फेसबुक अकाउंट बनाता है और सस्ते डेटा को यूज कर कुछ भी लिखता है, क्या आप उनकी तुलना एक राणा अय्यूब से करेंगे जिनकी इंटरनेशनल फॉलोइंग है? एक सबा नकवी से कहेंगे जो जिनको आप सम्मानित जर्नलिस्ट बता रहे हैं? क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि जब ये एक वीडियो ट्वीट करते हैं जिसमें ऑडियो भी नहीं है, अगर उसमें कुछ सुनाई दे रहा होता तो अलग बात थी। आप देखिए एक वीडियो ये ट्वीट करते हैं, कहते हैं ये हेट क्राइम है, हिंदुओं ने हिंसा करी है अब्दुल समद सैफी के खिलाफ। उसके बाद एक और वीडियो ट्वीट करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान इदरिसी के घर पर, पीछे अखिलेश यादव जी की तस्वीर दिख रही है, जिसमें वो कहते हैं मुझे मारा गया क्योंकि मुझे जय श्री राम मैं नहीं बोल रहा था और इसलिए मेरे साथ हिंसा हुई। क्या थोड़ी सी भी जिम्मेदारी नहीं बनती है इन सारे सम्मानित बंधुओं की कि कहीं से भी वो फैक्ट चेक करें? इनमें से बल्कि एक तो इनका पूरा रोजी रोटी फैक्ट चेकर के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश किए हुए हैं और आउटसोर्स करती हैं ट्विटर जैसी कंपनियां फैक्ट चेकिंग का काम इनको। तो क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? तो देखिए, सम्मानित की तो आप बात छोड़ दीजिए, क्योंकि एक समय ऐसा भी था हिंदुस्तान में कि बड़े बड़े दलाल भी बहुत सम्मानित माने जाते थे। आज अगर सरकार ने जिम्मेदारी फिक्स की है, आज कानूनी कार्रवाई हुई है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति, मानक जी, जिसमें आप और मैं भी हो सकते हैं,
हम भी सोशल मीडिया में अच्छी खासी फॉलोइंग रखते हैं, तो आप और मैं भी सोचेंगे जब हम कुछ लिखेंगे कि हम थोड़ा सा तो जानकारी, क्योंकि हम सम्मानित हैं, क्योंकि हम एक फॉलोइंग एंजॉय करते हैं, एक प्रिविलेज है ये, तो इस प्रिविलेज को कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आशुतोष होता है कि इसमें बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिख देने की जरूरत है, लाखों लोगों में हेट फैलाने की जरूरत है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन आज जो कानूनी कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल ठीक है, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। और ट्विटर जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एक बिजनेस है, हिंदुस्तान से बहुत बड़ा उनको बिजनेस मिलता है। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो लॉस फॉलो करने होंगे, और आज जो कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल जायज है। एक सेकंड, जो वीडियो है ना वो वाकई वो देख के अपने, मुझे पता है कि हर एक के अंदर का जो इंसान है ना वो रोता होगा, उसे बहुत गुस्सा आता होगा कि हमारे देश में ऐसा भी हो सकता है कि एक बुजुर्ग शख्स को मार रहे हैं मिलकर, उनकी दाढ़ी काट रहे हैं, वजह उसके पीछे क्या है वो विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन जितनी फुर्ती ट्वीट करने वालों के खिलाफ एफआईआर करने में पुलिस ने दिखाई है, उतनी फुर्ती उन आरोपियों को पकड़ने में नहीं दिखाई। 3 लोग अरेस्ट हुए हैं अभी तक, जबकि आरोपियों में और भी लोग हैं। इसीलिए आरोप आपके ऊपर यह है, आपकी सरकार पर, आपकी पुलिस पर, कि आप आवाज को दबाना चाहते हैं, आप सिर्फ विरोध की आवाज को दबाना चाहते हैं। आप उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में सीरियस नहीं है, और ट्विटर पर आप जो ये लगाम कसने की कोशिश कर रहे हैं उसका मकसद वही है। आप अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ट्विटर पर क्या ट्वीट होगा, क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, वो आप डिक्टेट करना चाहते हैं। मानक जी देखिए, ये वही लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं, जिन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया इसको हेट क्राइम बनाने में, इसको एक कम्युनल एंगल देने में, धार्मिक उन्माद फैलाने में। और जब पुलिस पूरी लॉ के हिसाब से कार्यवाही कर रही है, अगर ऐसे ही पुलिस उठा के 10 लोगों को जेल में डाल देती है और वो किसी समुदाय विशेष से आते तो यही लोग कैंडल मार्च निकाल देते हैं उनके लिए। लेकिन आज जब पुलिस जो कानून है उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए काम कर रही है, तो अभी हो रहा है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। भाई पुलिस अपने हिसाब से काम करेगी। 3 जो अक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है, बाकी लोग भागे हुए हैं, पुलिस उनकी दबिश दे रही है, ढूंढ रही है उनको। तो ये जंपिंग द गन वाला जो है ना मानक जी, पुलिस ये नहीं कर सकती। पुलिस को अपनी लॉ एंड ऑर्डर की प्रक्रिया उसके अंतर्गत ही चलना है। अखिलेश जी आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले जरा सुनवा देता हूं कि पुलिस का वर्जन इसमें क्या है, क्योंकि पुलिस का वर्जन मैं पहले सुनाना चाहता था, रह गया, अभी सुनवा देता हूं कि पुलिस ने इस वीडियो के बारे में, इस घटना के बारे में क्या कहा है, जरा सुन लीजिए। इंक्वायरी में इस घटना का कोई भी धार्मिक एंगल होना नहीं पाया गया। ये घटना निजी कारणों से तावीज को लेकर के नाराजगी, आक्रोश जैसा इनके द्वारा बताया गया है, उसके चलते इन्होंने करी। हमने इसको गंभीरता से लिया और इसमें मारपीट में जो व्यक्ति सम्मिलित पाए गए उनमें से 3 व्यक्तियों की हम ऑलरेडी गिरफ्तारी करके जेल भेज चुके हैं। शेष व्यक्तियों के लिए हमारी टीमें लगातार प्रयासरत हैं। अखिलेश जी बोलिए। अखिलेश जी, इसका मतलब राहुल गांधी ने भी एक फेक न्यूज पर ट्वीट कर दिया, अगर पुलिस की बात मान ले तो? फेक न्यूज के जन्मदाता है दुनिया में तो आदरणीय बीजेपी है, जब से 2014 से शुरुआत हुई है। देखिए मानक जी, इस देश में बड़ी भारी समस्याएं आ गई हैं। आस्था के विषय पे भ्रष्टाचार अयोध्या में हो रहा है, नए रोज खुलासे हो रहे हैं। उसके चेयरमैन के जो प्रतिनिधि हैं नृत्य गोपाल दास जी के, उन्होंने बताया कि 1 साल से कोई उनसे राय मशविरा किए बगैर सारे प्रवक्ता जो हैं आज जो मंदिर के, मैंने बीच में दूर तक जाएंगे, बोलने दीजिए, आपको नहीं टोका, बोलने दीजिए। बोलिए अखिलेश जी, बोलिए। थोड़ा सुन। फिर जो इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं उन्होंने भी प्रश्न खड़ा किया है। हनुमानगढ़ी के पुजारी, उन्होंने प्रश्न खड़ा किया है। राजस्थान में आरएसएस के लोग किस तरह से पैसे की लेन देन कर रहे हैं, ये मौजूद विषय है इस देश की के बहस करने की। लेकिन उस पर बहस ना करके, उस पर बात ना करके, आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों को भी जो बीजेपी के कम्युनल एजेंडे पे जाना पड़ रहा है। खैर, हम जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। जवाब ये बीजेपी का एजेंडा नहीं है, माफ करिएगा, ये बीजेपी का एजेंडा नहीं है। अगर किसी मुस्लिम शख्स की पिटाई की जा रही है, आप कह रहे हैं कि हम उसे छोड़ दें उस मुद्दे को? भाई बोल तो देने दीजिए, आप दिखाइए ना, हम कब मना कर रहे हैं। लेकिन ये उससे बड़ी चीजें हैं। आस्था का विषय सब दिखा रहे हैं। 2 दिन से राम मंदिर जमीन पर जो आरोप लगे उस पर भी हमने दिखाया। अभी बता रहा हूँ, इस पे भी आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा ना, इसका भी जवाब दूंगा, अभी इसका भी पर्दाफाश कर रहा हूँ सारी चीजों का। देखिए, सबको पता है कि बीजेपी में जो इस तरह से हेट न्यूज, हेट क्राइम, हिंसा, कट्टरता, घृणा, ये तरह की हरकतें करते हैं, उनको बीजेपी नवाजती है, बड़े बड़े पद देती है, उनको पुरस्कृत करती है। कहिए तुम्हें गिनाना शुरू करो, यूपी से, दिल्ली से, हरियाणा से, राजस्थान से और झारखंड तक का नाम गिना सकता हूं। बताने की आवश्यकता नहीं है।
इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के हत्यारे के साथ क्या क्या सब चीजें हैं, और किस तरह से फेक वीडियो कट पेस्ट फोटोशॉप बीजेपी करती है, और यूपी में किस तरह से 2 रुपए पे ट्रोल पाले गए हैं, बाकायदे ऑन रिकॉर्ड उसका खुलासा भी हो चुका है। उस पे जिन लोगों से ऑडियो बाहर हुआ उसके ऊपर FIR भी है, वो लोग भाजपा के थे, उनकी पत्नी बीजेपी के एक कमेटी की चेयरमैन मेंबर भी है। किस तरह से सारी चीजें हैं कि बीजेपी किस तरह से इस सोशल मीडिया का दुरुपयोग को ठीक से अपने पक्ष में फेक न्यूज फैलाने में करती है। एक ट्विटर के अलावा सारे लोग सारे आपकी पार्टी के सोशल राहुल मीडिया के जो गांधी जी प्लेटफॉर्म ने है अभी तक अपना वो ट्वीट डिलीट बीजेपी नहीं किया है। में वो बीजेपी के धार्मिक उन्माद आगे फैलाने की बीजेपी कोशिश के कर आंगन रहे में हैं, घुटने झूठ टेक बोल चुके हैं। रहे हैं, उस देखिए पर भी थोड़ा बात कर लीजिए। प्लीज थोड़ा धीरज रख लें, अभी रुक जाइए, रुक जाइए, थोड़ा धीरज रखा करिए। ये आपकी सच्चाइयां बताया जा रहा है। तो किस ये ट्विटर इंडिया को भी किस तरह से दबा करके और अपने जेब में अपने आंगन में जैसे सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनों के ऑफिस बीजेपी कार्यालय में, सोशल मीडिया के सारे ऑफिस बीजेपी कार्यालय में, इसको भी कराना चाहते हैं। और एक ट्विटर अगर ब्लू टिक हटाता है तो पूरी सरकार कांपने लगती है, थर 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 थर। उसने अगर 2 घंटे में ब्लू टिक वापस नहीं किया तो पूरी सरकार कोमा में भी चल जाती है। अब आप देखिए, जो इस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, ये घटना 5 जून की है मानक जी, और 7 जून को इस व्यक्ति ने FIR भी लॉन्च कराया था थाने में जाकर के, और उसने उस दिन से लेकर के परसों तक ये बयान दिया है बाकायदे मीडिया को। कहिए तो पढ़ के सुना दूं, कई अखबारों ने रिपोर्टिंग की है, हिंदुस्तान ने की है, नवभारत टाइम्स ने की है, कि 1-2 लाइन कहिए तो पढ़ के सुना दे रहा हूं एक, कि उसके जो बयान छपे हैं उस बुजुर्ग व्यक्ति के, ये 15 तारीख को स्टोरी है, इसका मतलब 14 तारीख का वो बयान उस जर्नलिस्ट ने लिया होगा। नवभारत टाइम्स का बयान है और शशि मिश्रा जी का लेख है, पत्रकार वो हैं। उस बुजुर्ग का बयान का अंतिम लाइन पढ़ दे रहा हूं। पीड़ित ने बताया कि उन्हें कहीं जंगली इलाके में ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया, वहां 5 लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, उन्हें हंटर और डंडे से पीटा गया, थप्पड़ मारे गए और जय श्री राम बोलने को कहा गया। उन्होंने जय श्री राम नहीं बोला तो कनपट्टी पर बंदूक रख के उनकी पिटाई की गई। ये वो खुद पत्रकारों को ये बयान दे चुके हैं। अब पुलिस दूसरा बयान बता रही है। अब यहाँ पे निष्पक्ष पारदर्शी जांच की आवश्यकता है, कौन सही है, क्योंकि उस व्यक्ति ने 7 तारीख को एक कंप्लेंट दी, उस कंप्लेंट में FIR भी हुई, क्या क्या उसमें लिखा है, और ये बयान उनका है। पुलिस अब ये बयान दे रही है कि वो ताबीज का लफड़ा है। अभी आशुतोष ने बताया कि उनके बेटे ने बताया है कि हम लोग ताबीज का कारोबार ही नहीं करते हैं। तो सब कुछ एकदम दूध का धुला नहीं दिख रहा है। आप भी कम दिमागी नहीं है, आपको भी लग रहा होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है। और यूपी में पुलिस करती क्या है, अगर आप ऑक्सीजन की कमी बता देंगे तो जेल जाओ, अगर आप दवा की कमी बता देंगे तो जेल जाओ, अगर आप शमशान घाट की जलाने की कमी बता जेल जाओ, अगर आप शमशान घाट नदियों के किनारे लाशों को दफन कर देंगे तो जेल जाओ, उस पे से कोई अगर फोटो खींच लेगा कि रामनामी उड़ाई गई है, खींचने वाला पत्रकार, तो जेल जाओ, कोई अगर चैनल कोई रिपोर्टर लिख देगा कि लाशें नदियों में बह रही हैं तो जेल जाओ। तो ये तो है बीजेपी का हाल। ओके शुभ्रस्ता, पहले तो इस वीडियो पर बोलिएगा शुभ्रस्ता, क्या अंदर तक इंसान हिल नहीं जाता है ऐसी घटनाएं देखकर? अंदर का इंसान क्रोधित नहीं होता है आपका? बिल्कुल बिल्कुल मानक जी, अंदर का इंसान भी क्रोधित होता है। और उससे बड़ी बात ये होती है कि जिस सेंसिटिविटी के साथ इस मुद्दे को डील करना चाहिए, उस सेंसिटिविटी के साथ अगर मुद्दा डील होता है तो आंतरिक खुशी भी होती है। जिस तरीके से सरकार ने संज्ञान लिया, क्योंकि एक वीडियो आता है और उस वीडियो के आसपास एक प्रोपेगेंडा फैलाने की एक पूरी मशीनरी साथ चलती है। अभी मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी, पक्ष विपक्ष दोनों को सुन रही थी। दोनों का ये मानना है कि एक प्रोपेगेंडा चलाने वाली कंपनी काम करती है या किसी के लिए गिरोह काम करता है। तो जब ये कंपनी और गिरोह काम कर रही है तो सरकार का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। मैं ये नहीं चाहूंगी कि बंगाल में क्या हो रहा है और यूपी में क्या हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने संज्ञान लिया तो इसमें परेशानी क्यों होनी चाहिए मानक जी? नहीं, बड़ा सीधा सा सवाल है। जब तक ये तय नहीं हो जाता जांच में, जब तक साबित नहीं हो जाता कि आखिर मसला क्या था, बयान उनके बेटे के कुछ आ रहे हैं, उनके खुद के बयान अखबार में कुछ और छप रहे हैं, पुलिस का वर्जन कुछ और है। ऐसे में जिन लोगों ने ट्वीट किया उन पर ये FIR, बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, न्यूज वाली वेबसाइट्स हैं,
कांग्रेस के नेता हैं, बिल्कुल। एफआईआर से क्या करने की जी। कोशिश की जा रही है? डराने की, धमकाने की, आवाज बंद करने की? नहीं मानक जी, एफआईआर से ये कहने की कोशिश की जा रही है, जो माहौल है, एक पोलराइज्ड माहौल है हमारे देश में, सब तरीके से पोलराइज्ड माहौल है, ये कहने की कोशिश की जा रही है कि कुछ भी ट्वीट करने के पहले और बोलने के पहले 2 बार सोचिए। अभी मेरे पीछे जो वक्ता कह रहे थे, लगातार उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो अनर्गल थी। एफआईआर किस बेसिस पर लॉन्च किया जाता है और किस बेसिस पे उस एफआईआर को बुनाया जाता है, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। मैं जर्नलिस्ट का नाम नहीं लूंगी, लेकिन जिस जर्नलिस्ट के खिलाफ ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये वीडियोस दिखाई और ये ऐसा कवर किया, उसकी वजह से उनके ऊपर एफआईआर की गई, ऐसा नहीं था। उसके पीछे कुछ तथ्यात्मक कारण थे, कुछ तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार में कोई कमी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन आप उस कमी को अगर एक प्रोपेगेंडा टूल की तरह यूज करके और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को, एक मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी को अगर आप पोलराइज करना चाहेंगे, आप जय श्री राम के नारे को भड़काऊ बना करके प्रेजेंट करना चाहेंगे, तो फिर हिंदू जनता भी रिस्पॉन्ड करेगी। उसके साथ साथ जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसको न हिंदू और न मुसलमान, इन दोनों धुरों पर जो भी चरमपंथी काम कर रहे हैं, नेता चरमपंथी काम कर, उनसे वो लेना देना नहीं है, वो भी रिएक्ट करेगी। फिर इतनी सहिष्णुता तो होनी चाहिए ना मानक जी, कि एक ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल को अखिलेश प्रताप जी भी सुन सकें और आशुतोष जी भी उसको अप्रिशिएट कर सकें। ओके, बिल्कुल। आशुतोष एक जवाब दीजिए, उसके बाद सुनील साजन के पास जाऊंगा। आशुतोष, जिन लोगों पर एफआईआर हुई है, आशुतोष, जिन लोगों पर एफआईआर हुई उनमें से एक मोहम्मद जुबैर हैं। सोशल मीडिया पर आप उनको जानते होंगे। ऑल्ट न्यूज एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है, पोर्टल है, उसके वो को-फाउंडर हैं। जब से ये एफआईआर हुई या नहीं हुई, सुन तो लीजिए। हाँ, एक सेकंड आशु, एक सेकंड। उनका ट्वीट दिखा रहा हूं मैं। मोहम्मद जुबैर ने खुद कल ही जो पुराना ट्वीट किया था उसको डिलीट कर दिया, अपनी गलती मान ली और लिखा, आई हैव डिलीटेड द वीडियो दैट आई हैड पोस्टेड. The victim's version of him being forced to chant Jai Shri Ram at this point in time do not seem to add up based on my conversations with police authorities and other journalists reporting on this issue. मतलब खुद अपनी गलती मान रहे हैं कि जो मैंने पहले आरोप लगाया था, भैया मुझे लग रहा है कि वो सही नहीं है, मैं अपना ट्वीट डिलीट कर रहा हूं। इसका मतलब जिन लोगों ने इसे जय श्री राम से जोड़ा, धार्मिक एंगल दिया, वो गलत थे ना। फिर एफआईआर में क्या गलत है आशुतोष? उन्होंने, देखिए मानक, पहली बात तो यह है कि आप भी पत्रकार हैं और लंबे समय से पत्रकार हैं, आप जानते हैं पत्रकारिता में गलतियां हो सकती हैं, गलतियां होती हैं, हम सब लोग रिपोर्टिंग करते समय गलतियां करते हैं। अब आप उसको ये मान ले कि नहीं, इसमें तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसको तो जेल भेजना चाहिए, तब तो फिर पत्रकार पत्रकारिता कभी कर ही नहीं Exactly. सोर्स के आधार पर हम स्टोरीज करते हैं। और दूसरी बात देखिए, जो लोग इस देश के अंदर पुलिस के एक एक शब्द को अक्षरशः सही मानते हैं, वो इस देश के अंदर तानाशाही को, प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहते हैं। आज की तारीख में आप ये देखिए, ये दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है और दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर ने जो नताशा नारवाल, देवेंद्र कलिता और असित तान्हा के बारे में जो टिप्पणियां की हैं, ये किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए और उसकी पुलिस के लिए इससे ज्यादा अशोभनीय, एम्बैरेसिंग और गलत चीज नहीं हो सकती है कि आपने 3 लोगों को जेल में डाल रखा पिछले एक साल से, और लगातार आप कह रहे हैं कि वो आतंकवाद बढ़ा रहे हैं, उनके पीएफआई से संबंध है। बोलिए, शिवप्रसाद जवाब देना चाह रही है। नहीं दे पा रहे हैं, हाँ। कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं। और पुलिस और हाईकोर्ट ने लताड़ा है इनको, हाँ। कि अगर आप इस तरीके से अगर आप करेंगे तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। बिल्कुल सही बात है शिवप्रसाद। अगर इस तरह की गलतियों पर एफआईआर होने लगी तो फिर तो ट्विटर या कहीं और कोई लिखने से डरेगा, और शायद मकसद भी आपका यही है कि कोई कुछ लिखे ही ना सरकार के खिलाफ। ये पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं, पुलिस के डराना धमकाना चाहते हैं। हाँ बोलिए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। जब आप कहते हैं आपका मकसद क्या है, मैं सरकार के किस पोस्ट पे कार्यरत हूँ, क्या आप मुझसे पूछते हैं कि आपका मकसद? नहीं ठीक है, ओके। सरकार ना मैं सरकार की पोस्ट पर हूँ, ना मैं भाजपा की प्रवक्ता हूँ। भाजपा से आपने बुलाया है नेहा जोशी जी को बात करने के लिए। नहीं, आप सपोर्ट करती है ना, इसलिए मैंने कहा। मैं खुद एक पत्रकार रही हूँ, आज भी मैं द चर्न नाम से मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ। अखिलेश जी थोड़ा धीरज रखिए, मैं आ रही हूँ, बात कर रही हूँ, जुबैर पर भी बात करूंगी, और मैं अपनी पत्रकारिता जीवन से भी कुछ अनुभव साझा करना चाहती हूँ। जब मैं स्टोरीज फाइल किया करती थी मानस, तो मुझे कहा जाता था, स्पेसिफिकली कहा जाता था कि अगर कोर्ट है तो आप उस कोर्ट को लेकर के 3-4 बार वेरीफाई कीजिए उन चीजों को। उत्तर प्रदेश पुलिस से बात करने की बात थी ना मानस, बहुत संजीदा मामला था, जिसमें देश के बॉलीवुड से लेकर के राजनीतिक सभी लोगों ने जय श्री राम से जोड़ करके ट्वीट करना शुरू किया। एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है जिसका व्यावसायिक काम
फैक्ट चेक करना है? क्या उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ एक पर्सपेक्टिव लेने के लिए पहले फोन नहीं करना चाहिए था? मैं ये वन ऑन ऑफ जर्नलिज्म है, और मैं जो राजनीतिक हैं उनसे मैं बात नहीं कर रही, मैं जो विश्लेषक है मैं उनसे बात कर रही हूँ। ये पत्रकार रह चुके हैं आशुतोष जी, इतनी बड़ी बात कह देना कि पत्रकार पत्रकारिता कैसे करेगा? अरे भाई, पत्रकारिता करने के लिए आपको चप्पलें घिसनी पड़ती हैं। केवल टेलीविजन पर आकर के या कुछ कहीं भी, मैं भी टेलीविजन पर आती हूँ, कुछ भी बोल दूं कि फलाने ने ये कह दिया, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति है। दूसरी चीज, यहाँ बैठ करके जो साइको एनालिसिस की जाती है हमेशा मानव जी, कि अगर आप ये कर रहे हैं, अतः आप ये कर रहे हैं, वैसे तो मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ। यही जुबैर हैं जिन्होंने पटना को लेकर के मैंने एक ट्वीट किया था, जो कि मैंने ग्राउंड से वीडियो मंगवाई थी, खुद अपने सोर्सेस से वेरीफाई करवाया था, मुझे फेक न्यूज पेडलर कहा गया था उसी वेबसाइट पे, और 3 दिन के बाद जुबैर को माफी तो नहीं मांगने की आदत नहीं है इन लोगों की, लेकिन हटाना पड़ा और बकायदा स्टोरी कवर करनी पड़ी ये कह करके कि जो मैंने ट्वीट किया था वो सही किया था। ये जो फैक्ट चेकिंग की आदत है इनकी, ये हर जगह पे क्योंकि वहां शुभ्रता, मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं और जय श्री राम को लेकर के राजनीति दोबारा गर्म करनी है इनको, इसीलिए इस तरीके का ड्रामा चलेगा। अच्छा, लेकिन ये भी स्पष्ट है ना शुभ्रता, आपको भी पता है, आशुतोष भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक पत्रकार के लिए उसकी क्रेडिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। जरा सोचिए, अगर इन सब के, जैसे आपके साथ हुआ या किसी और के साथ हुआ, अब जिन ये 4-5 लोग हैं जो पत्रकार हैं या वेबसाइट्स हैं जर्नलिज्म वाली, अगर इनका कोई वीडियो, इनका कोई क्लेम गलत साबित होता है, आप जानते हैं इनको कितना नुकसान होता है, इनकी क्रेडिबिलिटी को कैसी ठोस पहुंचती है। इनके लिए इतना ही बहुत है, सोचना चाहिए। इन सब के लिए अगर कोई गलती हुई है तो गलती का एहसास हो जाना, गलती पकड़े जाना पब्लिक डोमेन में, वही बहुत बड़ी चीज होती है। इसमें एफआईआर की क्या जरूरत है? एफआईआर क्यों? लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट कह रही हूं कि ये हल्के में जाने वाला इशू नहीं है। ये अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं मानक जी। सुनील साजन, सुनील साजन, मानक जी मैं जवाब देने, एक सेकंड, सुनील हाँ, सुनील बोलिए। सुनील, ये जानबूझकर यूपी इलेक्शन को देखते हुए ये सब जय श्री राम और ये सब जोड़ा गया, इसीलिए शुभ्रता और नेहा जोशी दोनों कह रही हैं एफआईआर में क्या गलत है? एफआईआर तो होगी, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाएगा तो होगी, और ट्विटर को भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए मानक जी, यह सच है कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव होने हैं, और उस आम चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव हुआ है। पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पोल या योगी सरकार के जो झूठे वादे, झूठे विकास के धज्जियां जनता ने उड़ाई हैं, उससे बौखलाहट है। उससे बैठके भी शुरू है, बैठके लखनऊ से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से लेके लखनऊ तक हो रही है। अगर मैं ये बात करूं कि इस वीडियो को देखने के बाद मैं कह रहा हूं कि मैं किसी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का वर्कर हूं, या अखिलेश जी हैं या जोशी जी हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद जो अंदर का हमारा आदमी है, तो अंदर की मानवता है, उसको कितनी तकलीफ होती है, ये बहस का मुद्दा है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी जी की पुलिस को तो सलाम है। अभी प्रतापगढ़ में एक पत्रकार की हत्या शराब माफिया करा देते हैं और पुलिस बता देती है कि सुसाइड है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस तो कुछ भी बता सकती है, लेकिन हकीकत क्या है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो बोल रही है वो गलत ही है, लेकिन पुलिस फंसी है क्योंकि जिसके साथ घटना हुई है वो कुछ और बोल रहा है। नहीं, लेकिन जिन लोगों ने वो ट्वीट किया था सुनील, जैसा मैंने बताया, मोहम्मद जुबैर तो एक नाम है, जो 8 लोग हैं जिन पर एफआईआर हुई, किसी ने भी ये कहा नहीं है कि हमने गलती नहीं की है, वीडियो सही है। किसी के पास कोई सबूत नहीं है ये साबित करने के लिए कि जय श्री राम का या धार्मिक एंगल कोई उसमें था। मोहम्मद जुबैर ने, इसीलिए मैंने बताया, ट्वीट डिलीट कर दिया अपना, इसीलिए। मानव जी, हाँ बोलिए। देखिए मानव जी, अगर जुबैर ने डिलीट कर दिया है, ये देखिए, ये क्या है ना कि ये सरकार एक चीज चाहती है केवल, हम तो कह रहे हैं कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन सरकार, क्योंकि इसी ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से लोग आए थे, ये झूठे वादे करके आए थे, सपने दिखा करके आए थे, अब इन्हीं पर इनसे सवाल पूछा जाता है। अब जब प्रधानमंत्री जी लाइव होते हैं तो आप देखिए कितने सवाल दागे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता या सरकार कुछ बोलती है तो इसी ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे सवाल दागे जाते हैं। तो अब ये चाहते हैं कि जो ट्विटर नाम का घोड़ा है उसकी लगाम हमारे हाथ में आ जाए।
और हम अपने हिसाब से उसको चलाना नेहा, चाहते हैं। जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो आपका वीक पॉइंट बन गया। विपक्ष ने महारत हासिल कर ली, ट्विटर पर क्या ट्रेंड चलाने हैं, क्या ट्रोलिंग करनी है, क्या नैरेटिव सेट करना है, उसमें आप पिछड़ रहे हैं, इसीलिए आप ट्विटर को कंट्रोल करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मानक जी, आपने एक बात कही अभी कि किसी भी पत्रकार के लिए उसकी जो क्रेडिबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा मूल्यवान होती है, और अगर उस क्रेडिबिलिटी पे आघात हो, चोट हो, तो उसको सबसे ज्यादा नुकसान है। आप जिन पत्रकारों की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो अब शायद गिनती इस देश में रह गए हैं। आज अगर आप मोहम्मद जुबैर की बात करें, हैबिचुअल ऑफेंडर रहे हैं, शुभराष्ट्रा जी ने अभी यहाँ पर एक उदाहरण दिया जो उनका व्यक्तिगत उनके साथ हुआ है। इसी तरह के तमाम उदाहरण हैं जहां पर उन्होंने एक माइनर, एक बच्ची की फोटो भी साझा कर पॉक्सो के अंदर उनको बुक किया गया था। इसमें ऐसे तमाम उदाहरण हैं उनके खिलाफ। एक हैबिचुअल ऑफेंडर वो रहे हैं जिसमें उन्होंने प्रोपेगेंडा, अगर आप देखें कि ये जो फैक्ट चेक वेबसाइट वो चलाते हैं, क्या वो वाकई फैक्ट चेक के लिए बनी है या फिर वो प्रोपेगेंडा के लिए बनी है? अगर आप वो वेबसाइट खोलकर उनके आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आपको सीधा सीधा समझ में आएगा कि क्या उनका एम है, क्या उद्देश्य है। जहां कोई एंगल नहीं होता वहां वो एंगल निकाल लेते हैं, जहां कोई कहानी नहीं होती वहां वो कहानी बना लेते हैं। आपको मालूम है, आप ये जो अगर आप इसको सही ठहरा रही हैं, इससे अब पता है क्या होगा? इससे होगा ये, जहां जहां बीजेपी विरोधी पार्टियों की सरकारें हैं ना, वहां आपके समर्थकों पर ऐसी एफआईआर होनी शुरू हो जाएंगी। होगा ये, जहां किसी से कोई जरा सी गलती हुई और जो आपके विरोधी है वो छोड़ेंगे, वो भी यही करेंगे, एफआईआर होंगी। फिर आप इसको बीजेपी, नॉन बीजेपी, स्टेट, सेंटर, मैं इसको एक बेसिक रूल ऑफ लॉ के इशू के तरह देखती हूं। जब हमने वो वीडियो देखी अब्दुल समद सैफी जी के साथ जो हो रहा था, जो बर्बरता हो रही थी, आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, हमें नहीं समझ में आ रहा था क्या बात हो रही है, तो हम सब की रूह कांपी, हम सबको गुस्सा आया। लेकिन क्यों ऐसा है कि उसको एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई? जो ये टूल आशुतोष कुछ कहना चाह रहे थे, आशु बोलिए। नॉर्म बन गई है, क्या ये टूल किट राजनीति को हम चलते रहने देंगे कि कोई भी कुछ भी झूठ बोलेगा, वो झूठ लाखों लोगों द्वारा शेयर किया जाएगा, व्हाट्सएप पे गांव गांव तक पहुंचेगा। एक बच्चा, एक मैं उदाहरण दूंगी मानक जी, मैं सीधी स्पष्ट बात यहां पे कहूंगी कि आप सोचिए, एक किसी गांव कस्बे में बैठा हुआ एक मुस्लिम बच्चा, एक युवा जब उस वीडियो को देखेगा और कहा जाएगा कि मुसलमानों से जय श्री राम बुलवाया जा रहा है, जबरदस्ती झूठ फैलाया जाएगा, आप सोचिए उसकी मानसिक स्थिति पे क्या असर पड़ेगा। ओके आशुतोष बोलिए जल्दी से। आशुतोष, हम उसे तैयार करेंगे, इसके लिए किसी की जिम्मेदारी नहीं है। ये जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक करीब 4 घंटे तक उसको कन्फाइन करके उसके साथ मार पिटाई की गई है। ये वीडियो कितने देर का है? सिर्फ वीडियो एविडेंस के आधार पे आप ये कह रहे हैं कि जय श्री राम नारा नहीं लगाया और ये झूठ है, तो मुझे लगता है ये पूरा सच नहीं है। अगर समद कह रहे हैं, अगर उनका परिवार कह रहा है, तो उस पर भी हमें यकीन करना पड़ेगा। सामने आने दीजिए ना आशुतोष जी, जल्दी क्यों है आपको इसको धार्मिक रंग देने की? नेहा जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, आप कृपया मुझे बोलने दें। मैं आपके बारे में नहीं बोलता हूं, बिल्कुल मैं कोई पर्सनल टिप्पणी भी नहीं करता हूं और आपके बीच में टोकता भी नहीं, तो मुझे कृपया बोलने दीजिए। तो अगर 4 घंटे तक किसी को कन्फाइन करके मारा गया है, अगर उसमें जय श्री राम बुलवाया या नहीं बुलवाया है, ये तो उस परिवार का जो वर्जन है उसको भी हम महत्व देंगे या महत्व नहीं देंगे? सिर्फ पुलिस की बात मानेंगे हम? वो पुलिस आशुतोष जी, जो पहली एफआईआर हुई उसमें उन्होंने ना ये बोला है कि उनको जय श्री राम बोलने पे मजबूर किया गया, ना उन्होंने किसी का नाम दिया। क्या इसको भी हम नहीं मानेंगे? नेहा जी माफ करिएगा, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रवक्ताओं के तरीके से कृपया बीच में डिस्टर्ब ना करें। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, इसलिए कृपया मुझे बोलने दें। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या उस परिवार के वर्जन को माना जाएगा या माना नहीं जाएगा? मैं सिर्फ बहुत छोटा सवाल कर रहा हूं। या पुलिस जो कह रही है आंख बंद करके उसकी बात मान लेंगे? अभी सिर्फ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट नहीं हुई है। उस वीडियो के फॉरेंसिक एविडेंसेस भी होने चाहिए कि वो वीडियो जो है उसमें किसी तरीके की गड़बड़ की गई या नहीं गड़बड़ की गई, वो फेक है या नहीं फेक है। तो अभी ना तो पुलिस का वर्जन 100% सही मान सकते हैं, ना ही परिवार का वर्जन 100%। तो आपको आशुतोष एक लाइन ये भी जोड़ देना चाहिए इसमें कि इन लोगों को भी ये वीडियो ट्वीट करने से पहले इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि इनके पास भी उसे ऑथेंटिक बताने या जस्टिफाई करने का कोई तरीका है नहीं। खुद डिलीट कर रहे हैं वो लोग वीडियो, माना कि जो सोशल मीडिया प्रैक्टिस है उसके हिसाब से अगर आप देखें, मैं बहुत रेयरली किसी का वीडियो रीट्वीट रेयरली मैं करता हूं, बल्कि 1000 में शायद एक करता हूं, क्योंकि मुझे आज के जमाने में मालूम नहीं होता कौन सा वीडियो फेक है, कौन सा वीडियो सही है। मैं ये मानता हूं कि लोगों से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन क्या आप उनको एफआईआर करके जेल डलवाना चाहते हैं? अगर ऐसा करेंगे तो इस देश के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अखिलेश जी अब ये बताइए, अखिलेश जी इसमें जिन लोगों पर एफआईआर हुई है कांग्रेस के नेता भी हैं इसमें, आपको इसमें पैटर्न दिखता है क्या?
पैटर्न दिखता है कोई कि सारे चुन चुनकर सरकार या बीजेपी विरोधी लोगों को ही एफआईआर में बुक किया गया है? मेरे पास सूची है मानक जी, योगी राज में मारे गए पत्रकारों की, कहिए नाम और तारीख और उनकी संस्था पढ़ा दूं, इतनी मोटी है। पत्रकारों पे एफआईआर गिरफ्तारी की पूरा डिटेल इतनी मोटी है, देख लीजिए। जब अगर कहीं तो सुना दूं, पत्रकारों पे हमले की इसी राज्य की क्यों हुए हैं ये भी बता दूं, सबको पता, आप लोग बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार से असहमति की उन्होंने स्टोरियां कर दी हैं। देखिए अभी यहाँ पे जो हजारों की तादाद में सोशल मीडिया पे पेड 2-2 रुपए के ट्रोल बिठा रखे हैं लोगों को गाली देने के लिए और शब्द कहने के लिए, हमारे देश के पुरोधाओं से लगाए आज तक के लोगों को जरा सा भी कोई असहमत व्यक्त कर दे उनके ऊपर गालियों की बौछार दे। अरे अब सब पार्टियों ने बिठाए हुए हैं अखिलेश जी, प्लीज, अब कोई पार्टी नहीं है जिसने नहीं बिठाए हुए। रुक जाइए, ये गलत है। हाँ। और देख लीजिए कि वो लोग यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं और ये भी बता रहे हैं वो लोग कि वेरीफाई करके ही एकदम सॉलिड कंफर्म करने के बाद ही चीजों को ट्वीट करना चाहिए। गलती तभी भी किसी को हो सकती है। प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट हुआ था कि मुझको लेखपाल की नौकरी मिल गई और वो फेक निकला। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल था मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री नहीं किए होंगे, अधिकारियों ने किया होगा। बाद में जब उस पर तमाम चीजें उभर के सामने आए तो उसको डिलीट करना पड़ा। तो क्या आदरणीय मुख्यमंत्री जी पे एफआईआर कर दिया जाना चाहिए फिर तो? अरे तो उससे कोई धार्मिक उन्माद थोड़े भड़क सकता था उस वीडियो अरे भाई झूठ तो बोला, गुमराह तो किया कि हमने नौकरी दी, फला दी, धमाके दी। धाराएं दूसरी हो सकती हैं लेकिन हो सकता है ना ये ह्यूमन एरर को। एक पत्रकारों की जहां तक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल वाले मामले में बाजी पे क्या कहा? शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। ओके, क्लोजिंग कमेंट नेहा जोशी, क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं नेहा जोशी, जवाब दीजिए। मानक जी, अगर झूठ बोलने पे, सिर्फ झूठ बोलने पे एफआईआर होती तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी पे तो रोज एफआईआर होती। बात करते हैं आज इनके गौरव पांधी जी ने आज सुबह उठ के इन्हें लगा आज क्या झूठ बोले, तो आज कह दिया कि हमारी जो कोवैक्सीन है उसमें गाय की चर्बी या कोई सीरम डाला गया है। अभी तक ट्वीट डिलीट नहीं किए हैं, जबकि साइंटिस्ट ने, दवा बनाने वाली कंपनी ने भी ये लिख दिया है। आप सोचिए कि कितने लाख लोग आज प्रभावित हुए होंगे उनके एक ट्वीट से। अखिलेश जी इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि जितने झूठ अखिलेश जी ने अभी पिछले 45 मिनट में बोले उनका कोई दुख नहीं लग रहा है मुझे। अच्छा, उस पर डिबेट फिर करेंगे। हालांकि जो गौरव पांधी ने जो ट्वीट किया है वो एक आरटीआई के तहत जो सरकार ने जवाब दिया है उसी पर किया है, पर हाँ उस पर भी विवाद है, उस पर फिर डिबेट करेंगे। आज बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आने के लिए। आशुतोष, शुभ्रस्ता, सुनील साजन, अखिलेश जी और नेहा जोशी, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड बाय